आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। छब्बीस नवंबर है आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों ने आज प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की तेज बौछारें इस्तेमाल की गईं। देश के कई हिस्सों में लेबर लॉज के खिलाफ भी लेबर यूनियंस ने प्रोटेस्ट किया। दोनों प्रोटेस्ट पर आज बात करेंगे। उसके बाद राजधानी दिल्ली में कोरोना के हाल लेंगे, जहां अब तक सबसे बड़ा कोरोना सर्वे कराया गया है। पॉजिटिविटी रेट से जो निकल कर आया है उसका मतलब क्या है, और 26/11 के 12 साल आज हो गए। इस समय में भारत में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं जिनसे हम आतंकवादी घटनाओं को कम कर पाए हैं, ये समझेंगे। और आखिर में उस फुटबॉलर को याद करेंगे जो अब नहीं रहा, जिसके पांव पर फिदेल कास्त्रो का टैटू था और जिसके हाथ को हैंड ऑफ गॉड कहा गया, डिएगो माराडोना। ये सब होगा, लेकिन पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान दिवस के मौके पर केवाड़िया में जारी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान का ज्ञान जरूरी है और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज़्यादा व्यापक हो। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के HMT इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा कि कोरोना संकट को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हाथरस कांड में CBI ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दिखा दी है। CBI ने हाई कोर्ट को बताया है कि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए चारों आरोपियों को गांधीनगर में पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग के लिए ले जाया गया था। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 44,479 के करीब नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 524 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,246 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 99 मरीजों की मौत हुई है। UAE ने पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों के लिए वर्क या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रद्द कर दिया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ पर्यटक या विजिट वीज़ा ही रद्द किए जाएंगे। कई विश्लेषक इस बैन को पाकिस्तान के अरब देशों के साथ रिश्तों में आई दरार से भी जोड़कर देख रहे हैं। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह दिन भर, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। प्रोटेस्ट करने वालों पर जब पुलिस पानी की बौछार करती है तो उसमें टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम नहीं होता। अच्छा नहीं लगता ये बताते हुए कि नवंबर की ठंड में संविधान दिवस पर हमारे देश की राजधानी के बिल्कुल करीब किसानों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। ये किसान प्रदर्शन कर रहे थे उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो बीते पार्लियामेंट्री सेशन में ये सरकार लेकर आई थी। पंजाब के किसानों ने आज इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च बुलाया था। दिल्ली सीमा पर लगे बैरिकेड्स को जब उन्होंने तोड़ने की कोशिश की तो पहले से तैयार पुलिस ने उन पर पानी की बौछारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस आंदोलन में शामिल स्वराज इंडिया पार्टी के नेता योगेंद्र यादव समेत 50 से ज़्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया है। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पंजाब सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान खास बात ये रही कि कभी बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने आज की घटना को पंजाब का 26/11 बताया है। 26/11 यानी 26/11। आप जानते हैं कि मुंबई में 2008 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था
वो 26 नवंबर को हुआ था और उस घटना के लिए संक्षिप्त रूप में 26/11 या 26/11 का इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस नेता भी ट्वीट कर रहे हैं कि संविधान दिवस के दिन संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले अधिकार को दबाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती और तैनाती बढ़ा दी गई है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार सिर्फ बल से काम ले रही है। इन प्रदर्शनों को शांत कराने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की बात तो कहीं से नहीं है, पिक्चर में पहले ही सरकार कह चुकी है। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। किसान बंधुओं से, यूनियन से मैंने बातचीत की, काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी। आने वाले कल में 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं। हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। ये थे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। आज तक रेडियो के कई संवाददाता इस समय दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से लगने वाली अलग अलग सीमाओं पर मौजूद हैं। हमने पहले बात की हरियाणा के करनाल में मौजूद अपने संवाददाता सत्येंद्र चौहान से और उनसे पूछा कि सीमा पर वहाँ स्थिति कैसी है। चूँकि सीमाएं सील हैं तो किसान किन तरीकों से दिल्ली में घुसने की अब कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सुबह जो पटियाला जिले से शुरू हुआ था सफर और ये अभी करनाल तक पहुंच गया है। जगह जगह पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बैरिकेडिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन ये किसान रुक नहीं रहे हैं और जो है स्थिति वही बनी हुई है। और हरियाणा सरकार ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम अपने दिल्ली से लगते और पंजाब से लगते सभी बॉर्डर सील कर रहे हैं। हरियाणा में धारा 144 लगा दी, एडवाइजरी जारी कर दी, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके जितने भी बॉर्डर्स हैं, हर एक बॉर्डर पर, चाहे जींद से लगता हो, सिरसा से लगता हो, अंबाला से लगता हो, ये पंजाब का इलाका, हर एक बॉर्डर से किसान बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़े हैं और लगातार ये सिलसिला सुबह से लेकर अब तक चल रहा है। सत्येंद्र, आप वहाँ प्रोटेस्ट देख रहे हैं, जो रुख है किसान नेताओं का, उसको देखते हुए ये बताइए कि कृषि मंत्री के बातचीत के लिए बुला लेने के बाद क्या कुछ स्वर नरम पड़ेंगे प्रोटेस्टर्स के? क्या किसान इस न्योते को गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जब नरेंद्र तोमर ने इनको बुलाया है। इससे पहले भी कई स्तर की बातचीत हो चुकी है। लेकिन किसानों ने अब जो मूड बनाया है, जिस एग्रेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब मध्यस्थता या सुलह का रास्ता कोई बचा है। क्योंकि किसानों की जिद एकमात्र है कि इन तीनों कानूनों को सरकार वापस ले और उससे कम वो कुछ भी नहीं मानेंगे। अच्छा सत्येंद्र, किसानों के मुद्दे पर सरकार क्यों नहीं मान रही है, जबकि लगातार वो कह रहे हैं कि फसल की जो मंडियां हैं वो बंद नहीं होगी, एमएसपी का आश्वासन सरकार ने दिया है, फिर किसानों को क्या बात है, क्यों वो इतने उग्र हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है। यही समझ में नहीं आ रहा कि किसान कह रहे हैं कि ये तीनों कानून किसानों के भले के लिए है, हितैषी है। लेकिन सवाल ये है कि किसान बार बार एक चीज मांग कर रहे हैं कि जब सरकार एमएसपी की बात कह रही है, आश्वासन क्यों दे रही है, इसको लिखित में दे। सरकार ये लिखित में नहीं दे रही, तो यहाँ पर दरअसल पेच फंसा हुआ है। सत्येंद्र, ये प्रदर्शन तो पुराने हैं ना, बीच में एकदम से थम गए थे, बिहार चुनाव था, कोरोना की सिचुएशन भी बहुत ख़राब हुई, लेकिन आज के प्रदर्शनों ने एक बार फिर से असर पैदा किया है। तो ये बताइए कि आगे की क्या तैयारी है इन किसान प्रदर्शनकारियों की? देखिए, एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं कि पंजाब में 32 किसान यूनियन है और ये 32 की 32 किसान यूनियन एक झंडे के नीचे आई हुई है और अलग अलग संगठन अलग अलग तरीकों से पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब एक सूत्र में बंधकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तैयारियां, ये एक बड़ा सवाल है कि जो किसान आ रहे हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, राशन पानी, सिलेंडर, चूल्हा, अपना सब कुछ साथ लेकर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें लग रहा था कि ये मामला लंबा खिंच सकता है, लिहाजा अगर महीने भी लगे तो हम सड़क पर डटे रहेंगे और शायद इसी तैयारी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और यही जो है बातें कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। तो ये तो किसान प्रदर्शनों की बात हुई। आज एक और प्रदर्शन था देश भर में। देश की कम से कम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने तय किया था, जानबूझकर संविधान दिवस के दिन ही, कि वो लेबर लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट हुए अलग अलग प्रदेशों में और एक तरफ कृषि कानूनों का विरोध किसानों ने किया और दूसरी तरफ नए लेबर लॉज का, श्रम कानूनों का विरोध कर्मचारियों ने किया। बंगाल, ओडिशा और केरल में ट्रेड यूनियंस की रैलियां हुई। बंगाल में असर थोड़ा ज़्यादा दिखा क्योंकि एक तो वहाँ लेफ्ट संगठन ताकतवर हैं और दूसरा वहाँ चुनाव भी जल्द होने हैं। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल इस पर नज़र रखे हुई थी, मैंने उनसे बात की।
आज इसका काफी मिला जुला असर रहा है। कई जगहों पर दुकानें जबरन बंद कराई गई हैं, तो कई इलाकों में दुकानों को खोलने की अनुमति ही नहीं दी गई। कई जगह लेफ्ट के या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी तोड़फोड़ भी की है, जिसका मतलब है कि दुकान अगर खुली है तो उसका शटर बंद करवा दिया गया है। और कई जगहों पर ट्रेन, जैसे कोलकाता आसपास के इलाकों में ट्रेन भी रोकी गई है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके पहले जब लेफ्ट सत्ता में थी बंगाल के और बंद बुलाती थी तो माहौल अलग होता था। इस बार एक और जहाँ तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वो बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के समर्थन होने के कारण जिला और बाकी सारे इलाकों में बहुत असर देखा गया है। खासतौर से उन इलाकों में जहाँ पर प्राइवेट और सरकारी बसें चलती थी, वहां पर आज प्राइवेट बसें नहीं चली। उसका कारण है कि अगर तोड़फोड़ हुई, अगर कोई पत्थरबाजी हुई, तो नुकसान कौन झेलेगा। मनोज्ञा, लेबर लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शनकारी चाहते क्या हैं, किस तरह के बदलाव की मांग हो रही? 10 मांगे हैं उनकी। खास तौर से पहला ये कि जो भी एंटी फार्मर या एंटी वर्कर लेबर कोड्स हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। जो भी लोग काम नहीं कर रहे हैं या नॉन टैक्स पेइंग फैमिलीज हैं, उन्हें 7,500 रुपए प्रति माह दिए जाएं। जो मंथली सप्लाई दी जाती थी वो 10 किलो से ज्यादा राशन दिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर MNREGS के एक्सपेंशन को लेकर उसको 200 वर्क डे कर दिया जाए, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ जाए। प्राइवेटाइजेशन पर सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है, जहां पर एयरपोर्ट से लेकर बाकी सारे लेकर जो कवायद हो रही है उसके खिलाफ। तो वहीं साथ ही साथ पेंशन सबको दिया जाए, जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसे हटाकर एक स्पेशल स्कीम लाई जाए EPF 95 के सुधार के लिए। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको बता दूं कि 10 से अधिक सेंट्रल ट्रेड यूनियन इसमें साथ में रही हैं, और ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा आने वाले दिनों में बंगाल के लिए, खास तौर से कि किस तरह से जिस लेफ्ट को नकार दिया गया था कि उनके पास 7% वोट थे 2019 में, क्या अब उसमें कोई कमबैक हो रहा है। मनोज्ञा, एक और चीज़ बताइए, राजनीतिक नज़रिए से पश्चिम बंगाल एक संवेदनशील जगह हो गई है क्योंकि वहाँ चुनाव होने हैं और राजनीतिक हिंसा का भी वहाँ इतिहास है। इस प्रदर्शन को लेकर के राजनीतिक पार्टियों का रुख वहाँ क्या था? सफलता के अगर आंकड़े माने, जो कि बंद अगर जनता को परेशान करने में उसमें किस तरह से कारगर रहा है, कई इलाकों में लोगों को दिक्कतें हुई हैं, जिसे वाम मोर्चा और कांग्रेस कह रही है कि बड़ी सफलता है और लोग केंद्र का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी आज जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन करके ये साबित करने का प्रयास किया कि किस तरह से आने वाले दिनों में ये राजनीति अब एक अलग स्तर पर होगी। ये थी आज तक रेडियो संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। क्या आप जानते हैं कि भारत में ही कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां बिना परमिशन नहीं जा सकते? वहां जाने के लिए पहले आपको एक परमिट इशू कराना पड़ता है सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से। ज़्यादा मैं इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आज तक रेडियो पर आप आइए, उसके लिए हमारा एक पॉडकास्ट है ज्ञान ध्यान, उसका लेटेस्ट एपिसोड इसी बारे में है। अगर आप जीवन का रस ऑडियो में खोजते हैं या पॉडकास्ट में खोजते हैं तो आप गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी होंगे, इनमें से किसी एक पर तो होंगे ही। वहाँ भी आप जाएं और सर्च करें ज्ञान ध्यान, तो आपको ये शो मिल जाएगा। इस शो के सारे एपिसोड्स दिखने लगेंगे। जो लेटेस्ट एपिसोड है वो इनर लाइन परमिट के बारे में है, जो ये बताता है कि देश के किन हिस्सों में आप बिना इजाज़त नहीं जा सकते। तो वहाँ भी आप ज्ञान ध्यान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर अभी जो शो आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर, यह हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस शो है। इसका नाम है दिन भर और मैं हूँ कुलदीप मिश्र। अगली खबर दिल्ली, जो कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है, उसके बारे में है। वहाँ अब तक का सबसे बड़ा कोरोना सर्वे हुआ है। 20 से 24 नवंबर के बीच दिल्ली सरकार ने अलग अलग टीम्स को 11 ज़िलों में घर घर भेजा, यानी हाउस टू हाउस सर्वे कराया और टेस्ट कराए। 57 लाख से भी ज़्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट जो आया वो है करीब 6.42% का, यानी 6.42% लोग इनमें से जितनों के टेस्ट हुए पॉजिटिव पाए गए। टेस्ट की तेज़ी और तादाद पर लोग हैरान हैं, तो हमने सोचा कि इस पर बात करनी चाहिए। आज तक रेडियो रिपोर्टर हैं पंकज जैन, उनसे हमने बात की। पंकज, ये बताएं कि दिल्ली के किन इलाकों को फोकस में रख करके ये टेस्ट किए गए और उसमें निकला क्या? दिल्ली में 11 जिले हैं। इन 11 जिलों में
20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक ये सर्वे किया गया। इस दौरान दिल्ली के वो तमाम 4,500 कंटेनमेंट जोन को चुना गया जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं। ऐसी स्थिति में उन हॉट स्पॉट्स पे भी फोकस किया गया जहां पर घनी आबादी है और इसमें दिल्ली के कई बड़े बाजार भी शामिल हैं। यहाँ सबसे बड़ा मकसद यही था कि घनी आबादी में पहुंचकर तमाम लोगों से जानकारी लेना कि क्या उन्हें कोरोना के लक्षण तो नहीं है, क्या वो ऐसे किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हैं और संपर्क में आने के बाद क्या उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में जो टारगेट रखा गया था पूरी दिल्ली में वो था 57,80,000 से ज़्यादा। फिलहाल हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 57,30,000 लोगों की घनी आबादी में ये सर्वे किया गया है। पंकज, एक और चीज़ कि 11 ज़िलों में ये टेस्ट कराए गए और बहुत कम समय में कराए गए, तो टीम भी बड़ी होगी। और जो इन टीम्स में लोग शामिल थे वे कौन थे? वो प्रोफेशनली ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल थे या कौन थे? देखिए, बढ़ते कोरोना के बीच इस तरह का सर्वे करना आसान नहीं था और इसे दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा कोरोना सर्वे भी कह सकते हैं। इससे पहले सीरो सर्वे को भी अंजाम दिया गया था, लेकिन एक बड़ी और घनी आबादी को इस सर्वे के तहत कवर करना था और रिपोर्ट भी तैयार करनी थी। तो ऐसे में कई सारी चुनौतियां यहाँ सामने आईं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो टीमें निर्धारित की गई थी, दिल्ली के 11 जिलों में 8,968 टीमों को तैनात किया गया था। और आपको बता दें कि हर टीम में 3 लोग शामिल थे। ये घनी आबादी वाले इलाकों में जाते थे, लोगों से ये जानकारी इकट्ठा करते थे कि क्या वो किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में तो नहीं आए हैं। ऑक्सीमीटर के ज़रिए ये बुजुर्गों और बच्चों का ऑक्सीजन भी चेक करते थे और ये तमाम बातें एक खास रिपोर्ट में दर्ज होती थी। तो एक टारगेट दिया गया था, उस टारगेट के तहत 5 दिन के भीतर इन तमाम टीमों को ये हाउस टू हाउस सर्वे करना था। तो पंकज, कुल मिला के क्या कह सकते हैं कि नतीजा क्या आया? कम्युनिटी ट्रांसमिशन का शब्द तो आपको इस्तेमाल करता नहीं है, पर पॉजिटिविटी रेट का जो परसेंटेज है उससे क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं? देखिए, वहीं इस सर्वे की रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कुल 57 लाख लोगों के बीच ये सर्वे किया गया जब तक ये रिपोर्ट हमारे पास पहुंची। अंतिम कुछ आंकड़े भी इस रिपोर्ट में जोड़े जा सकते हैं और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक कुल 13,516 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए। इनमें से ऐसे लोग भी थे जो इन 13,516 लोगों के संपर्क में आए और इनकी संख्या थी 8,413। इनमें से जब तक रिपोर्ट हमारे पास आई 11,790 लोगों का जिन्हें कोरोना के लक्षण थे उनका टेस्ट किया गया। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इन तमाम लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की गई और साथ ही साथ यहाँ पर RT-PCR टेस्ट के ज़रिए इन तमाम लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कुल 1,178 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जो कि हम बात करें संक्रमण दर की तो 6.42% होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सबसे अहम बात ये भी थी कि क्या पूरी दिल्ली में कोरोना के मामले तेज़ी से फैल रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कम्युनिटी स्प्रेड का, तो दिल्ली सरकार बार बार इशारों में इसका जिक्र करती रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी लगातार केंद्र सरकार से इस बात को मानने के लिए कह भी चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार और वैज्ञानिकों की तरफ से इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। तो बात करें कम्युनिटी स्प्रेड की तो इसके बारे में केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि तो अब तक नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरह से ये सर्वे किए जा रहे हैं इसके मुताबिक घनी आबादी वाले इलाकों में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना के लक्षण हैं लेकिन वो अपना टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं। अब इसकी वजह एजेंसियों को और सरकार को पहचाननी होगी और ये देखना होगा कि क्या बहुत ज़्यादा दाम होना कोरोना टेस्ट के इसके पीछे एक वजह है या फिर लोग टेस्ट करवाने से घबराते हैं। ये थे दिल्ली से आज तक रेडियो रिपोर्टर पंकज जैन। आज से 12 साल पहले मुझे याद है मैं टीवी देख रहा था और पहले एक ब्रेकिंग का फ्लैश आता है ना, स्क्रीन पर पट्टी आती है पहले नीचे,
वो दिखी, आज तक ही देख रहा था मैं, और उसमें लिखा आया कि मुंबई में फायरिंग की खबर है, ऐसी आवाज़ें सुनाई दी हैं। और देखते ही देखते वो खबर बड़ी हो गई और मालूम हुआ कि मुंबई में 2-3 जगहों पर हमला हुआ है, आतंकवादी हमला। कम से कम 166 लोगों की मौत इस हमले में हुई। आज 12 साल, ठीक 12 साल इस हमले को पूरे हो गए। आप वो तस्वीरें सोचिए जो इस हमले का सिनोनिम बन गई थी, है ना। जलता हुआ वो ताज होटल, होटल के बाहर गाड़ियों के पीछे छिपकर रिपोर्टिंग करते पत्रकार, और वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर सीसीटीवी में कैद आतंकवादी अजमल कसाब की तस्वीर। वो तस्वीरें पुरानी हैं लेकिन याद आती हैं अभी। और हमारे सिस्टम की बहुत सारी कमियां उस हमले से उजागर हुई, उन पर हमने काम किया। तो 12 साल में बहुत कुछ बदल गया है। भारत ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी ऊर्जा और रिसोर्सेस दोनों बढ़ाए हैं और कई तरह के प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं। हमारे साथी ऋतुराज ने इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप उन्नीथन से इसी मसले पे बात की। संदीप डिफेंस से जुड़े मसलों को देखते समझते हैं। ऋतुराज ने उनसे पूछा कि भारत ने 26/11 हमलों के बाद पहला बड़ा बदलाव क्या किया। 26/11 की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है इंटेलिजेंस फेलियर। इस बारे में हम बात करते हैं। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर क्या हुआ उस वक्त 26/11 से पहले, मैं आपको ये इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। अब 2006 और 2008 के बीच करीब 26 इंटेलिजेंस अलर्ट आए थे हमारे सेंट्रल एजेंसीज के पास दिल्ली में, जिनमें से कई सारे ऐसे इंटेलिजेंस अलर्ट्स थे जिनमें ये कहा जा रहा था कि मुंबई शहर पे कोई एक बड़ा हमला होने वाला है। ये सारे जो अलर्ट्स में ये कहा भी जा रहा था कि 5 स्टार होटल्स पे भी हमला हो सकते हैं। बड़े ऐसे बहुत सारे ऐसे अलर्ट्स आ रहे थे। और यहाँ तक कि आखिरी अलर्ट जो 26/11 से कुछ दिन पहले भेजा गया, उसमें इतनी ये बात भी कही गई कि लश्कर तैयबा की एक जहाज किसी मिशन पे निकलने वाली है कराची से, तो आप तैयार रहिए, सतर्क रहिए। इस तरह के अलर्ट्स आ रहे थे उस वक्त। लेकिन हमारे पास जो था उस वक्त कोई स्ट्रक्चर नहीं था जिससे लोग उसको ये अलर्ट्स को एक तरह से पीस करके एक लार्जर पिक्चर बनाए कि कोई बड़ा हमला आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए, तैयार होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ये इस तरह का कोई ऐसा बिग पिक्चर टाइप की कोई एजेंसी नहीं थी हमारे पास। तो 26/11 के अटैक के बाद तुरंत एक मल्टी एजेंसी सेंटर का एक गठन स्थापना हुए, जो मैक जिसको कहते हैं। ये मल्टी एजेंसी सेंटर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर काम करती है। और इसमें हर दिन जो है इंडिया को, जैसे आप जानते हैं, इंडिया में बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। कस्टम्स के हैं अलग से, आईबी है, रॉ है, नेवल इंटेलिजेंस है, आर्मी इंटेलिजेंस है, डिफेंस इंटेलिजेंस अलग से बनाया गया था। तो ये सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज एक साथ बैठ के मिलते हैं और बात करते हैं कि देखिए हमारे पास ये इंटेलिजेंस है, और सब शेयर करते हैं। आज तक सबसे बड़ी जो हमने गलती की, सारे एजेंसीज ने बैठ के अपनी इंटेलिजेंस शेयर नहीं किया। तो ये मैक की स्थापना के बाद ये होने लगा ऑन अ डेली बेसिस। और टेररिज्म की बात ही नहीं है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की भी बात करते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट की क्या सिचुएशन है, जम्मू एंड कश्मीर, तो सारे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसको विस्तार से डिस्कस किया जाता है इन मीटिंग्स में। और ये मैक के जो है बहुत करीब से उनकी कनेक्शन है स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी से। जैसे 26/11 से पहले सेंटर और स्टेट की के बीच में जो दरार थी उसको मिटाया जाता है ये मैक के गठन के बाद, यानी 2009 के बाद। ये थे हमारे साथी पत्रकार संदीप उन्नीथन। ये पूरी बातचीत है, बड़ी बातचीत है, बड़े काम की है। थोड़ी लंबी है, इसलिए दिन भर में हम आपको इसको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन हमने इस पूरी करीब 25 मिनट की बातचीत को अलग से अपलोड कर दिया है। आज तक रेडियो पर एक शो है पॉडकास्ट के अंदर आपको ये एपिसोड मिल जाएगा। अगर आपकी इसमें रुचि है तो आप इसे aajtak.in/podcast पर आकर सुन सकते हैं, वरना गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन वगैरह जहाँ भी आप सुनते हो पॉडकास्ट, वहाँ भी आप इसको सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम जिंदगी में कभी नहीं मिलते, लेकिन उनको देख के लगने लगता है कि ये हमारे आसपास का आदमी है। हम उनकी पर्सनैलिटी के, उनके हाव भाव के मुरीद हो जाते हैं बिना उनसे मिले। खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है, सिने अभिनेताओं के साथ ऐसा होता है, अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना के साथ ऐसा होता है। डिएगो माराडोना
अपने समय के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। 60 साल की उम्र में कल उनका निधन हो गया, लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना की एक सड़क पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए एक पब्लिक स्क्रीन पर अपने हीरो का मैच देखने के लिए एक साथ, और डिएगो डिएगो का नारा लगाने के लिए। मैराडोना किस विचार का नाम है? क्यों दुनिया इस आदमी की दीवानी है जो अपने जीवन में कई विवादों में भी रहा, जिसके घुटने पर फिदेल कास्त्रो का टैटू था और जो अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भी अपने जुबान की आंच में लेने से चूका नहीं। सूरज पांडे हैं द लल्लन टॉप के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट और फुटबॉल को दिल दे रखा है इन्होंने। सूरज, जब मैं नाम लेता हूँ डिएगो मैराडोना, आपके दिमाग में क्या उभरता है? जब आप मैराडोना का नाम लेते हैं तो कई सारी छवियां एक साथ आती है, लेकिन मैं जिस छवि को याद रखना चाहता हूँ वो 1986 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें उनके 2 गोल बड़े मशहूर हुए थे। पहला तो सब जानते हैं, हैंड ऑफ गॉड, लेकिन उसके जिक्र से पहले जिस गोल का जिक्र आना चाहिए उस पर बात कम होती है। इस मैच का 55वां मिनट चल रहा था, क्वार्टर फाइनल मैच था इंग्लैंड के खिलाफ ये, और इंग्लैंड के साथ राइवलरी थोड़ी तगड़ी थी इनकी पहले से भी, और फिर एटीज में फाल्कन आइलैंड वाला जो विवाद हुआ था उसमें कई सैनिक मारे गए थे, उसके बाद से ये मामला बड़ा हुआ था। तो ये काफी हाई प्रोफाइल हाईलाइटेड मैच था। इसको मतलब इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से इसकी तुलना की जा सकती है, ऐसा माहौल था। उस मैच के 55वें मिनट में जो गोल किया था मैराडोना ने, वो कमाल का गोल था, और इसके लिए उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 4 प्लेयर्स को ड्रिबल किया, छकाया साधारण भाषा में कहें, इनमें से पीटर बियर्डस्ले, पीटर रीड, टेरी फेनविक को एक बार, जबकि टेरी बुचर करके एक प्लेयर हुआ करते थे, उनको 2 बार चकमा दिया। तो ये सारा कारनामा हो गया कुल 11 सेकंड से भी कम के टाइम में। अपने हाफ से बंदा बॉल लेकर आगे बढ़ा, ऑलमोस्ट पूरी टीम को क्रॉस किया, पीटर शिल्टन के सामने पहुंचा। पीटर शिल्टन गोलकीपर थे इंग्लैंड के, काफी महानतम गोलकीपर में से एक है। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जो डमी लिया, डमी लेने के मतलब डमी, देखिए डमी वो शॉट होता है कि जब आप किसी प्लेयर को या गोलकीपर को चकमा देते हैं, इस तरीके जाहिर करते हैं कि आप शॉट ले रहे हैं, जबकि आपका मन नहीं होता, आपको शॉट लेना नहीं होता, आप बस वो जाहिर कर रहे होते। तो ये उन्होंने पीटर शिल्टन के सामने खूबसूरत सी डमी करी, और उसके बाद जितने आराम से, जितने कायदे से बॉल को गोल में पहुंचाया, तो मतलब देखने में उसको शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। अगर आप विक्टर ह्यूगो मोरालास नहीं है, विक्टर ह्यूगो मोरालास की जो कमेंट्री थी गोल पर, वो बड़ी फेमस हुई थी, स्पेनिश में करी थी उन्होंने ये कमेंट्री, और करते करते रो पड़े थे वो। तो अगर आप विक्टर ह्यूगो मोरालास नहीं है तो आप इस गोल को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। बढ़िया यादगार बात बताई आपने। लेकिन डिएगो मैराडोना के जीवन के कुछ स्याह पहलू भी हैं सूरज, है ना? उनका नाम डोपिंग में आया और उसके बाद उनके करियर का ढलान हुआ, इस बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए 86 का वर्ल्ड कप मैराडोना ने जीता है, और आज तक वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ 1932 से, तब से आज तक ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसने एक वर्ल्ड कप पे इतना प्रभाव डाला हो। और उस वर्ल्ड कप के बाद से ही मैराडोना का पतन शुरू हुआ। मैराडोना उस वक्त नेपोली के लिए खेलते थे, नेपल्स इटली का एक रीजन है, नेपल्स वहाँ की टीम है, नेपोली वहाँ से खेलते थे। इस एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अपनी जो उस वर्ल्ड कप के प्रदर्शन के बाद उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी, उसको वो हैंडल नहीं कर पाया, वो कोकीन का सेवन करने लगे काफी ज्यादा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब वो बार्सिलोना में थे, यानी नापोली आने से पहले, उसी दौरान उनको कोकीन की लत लगी थी, लेकिन ये लत पगली मतलब ऑफिशियल पहली बार हुई 1991 में। बारी एफसी नाम का एक फुटबॉल क्लब है, उसके साथ मैच था। मैच के बाद मैराडोना का जब रैंडम टेस्टिंग का रिवाज था उसमें प्लेयर्स की, तो रैंडम टेस्टिंग में उस दिन मैराडोना को पकड़ा गया। मैराडोना का टेस्ट हुआ, कोकीन पॉजिटिव पाया गया, वो कोकीन सेवन के 15 महीने का बैन लगा उन पर। इससे पहले हजारों डॉलर के जुर्माने लग चुके थे, मतलब क्लब को पता था कि ये चीजें चलने, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में आई 1991 में। 15 महीने बैन लगा, मैराडोना वापस गए, वहां भी उन्होंने बवाल किया, अपने घर गए। फिर 94 वर्ल्ड कप के लिए फिर से इन्होंने वापसी करी। एक और चीज़ सूरज, एक खिलाड़ी जो है वो खिलाड़ी नहीं होता, पब्लिक सेलिब्रिटी होता है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। डिएगो मैराडोना अपने सोशियो पॉलिटिकल पहलू के लिए भी खूब जाने गए, है ना? तो थोड़ा उस बारे में बताइए, वो पक्ष उनका कैसा था, क्या था उसमें?
जी बिल्कुल, सोचियो पॉलिटिकल स्टैंड का चे गुवेरा से काफी प्रभावित थे। चे गुवेरा भी अर्जेंटीनी मूल के ही थे और जाहिर है अगर आपके देश से इतना बड़ा कंट्री निकला तो आप प्रभावित रहेंगे। माराडोना भी प्रभावित थे और उसके बाद जब ये ड्रग स्कैंडल वाले मामले उनके लगातार बढ़ने लगे, एक बार वो उरुग्वे में छुट्टियां मना रहे थे, वे 2 दिन सोते ही रह गए। उनके दोस्तों को लगा वो सो रहे हैं जबकि वो कोमा में थे, तो उनकी समस्या बढ़ने लगी। अर्जेंटीना के लोग उनसे ऑलमोस्ट नफरत करने लगे। वहाँ के यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी माराडोना की मौत का क्रेडिट नहीं लेना चाहता था। लोगों को लगता था माराडोना मर जाएंगे। ऐसे हाल में क्यूबा के जो समय से शासक थे फिदेल कास्ट्रो ने इनको क्यूबा आमंत्रित किया। ये क्यूबा गए 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल लगातार वहाँ इनका इलाज हुआ, इन्होंने रिकवरी की और उसके चे गुवेरा को पहले से अपना हीरो मानते थे। फिदेल कास्ट्रो के व्यवहार के बाद इस कास्ट्रो के फैन हो गए, फिर सोशलिज्म की तरफ इनका झुकाव हुआ। इन्होंने अमेरिका को तो खैर कई मौकों पे खुलकर गालियां देते, अमेरिका की रणनीति नहीं मानते थे। ह्यूगो चावेज जो वेनेजुएला के हैं उनसे भी इनके अच्छे रिश्ते थे। कुल मिलाजुला के लेफ्ट की तरफ इनका झुकाव ज्यादा था और ये खुलकर जो लेफ्ट की नीतियां उनको समर्थन करते थे और उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे किसी भी पंगा लेने के लिए। यहाँ तक कि 2007 में चावेज के सामने इन्होंने ये कह दिया था कि मैं अमेरिका से आने वाली हर चीज से नफरत करता हूँ और अपनी पूरी ताकत से करता हूँ। ये एक ह्यूगो चावेज एक टॉक शो होस्ट करते थे, उसमें इन्होंने ये कहा था। और जब जॉर्ज बुश 2005 में अर्जेंटीना गए थे तो स्टॉप बुश करके टी-शर्ट पहनकर भी अपना विरोध जाहिर किया था। तो अमेरिका के एकदम कटु आलोचक थे और लेफ्ट की तरफ इनका थोड़ा झुकाव था। लेकिन एक चीज जो हमेशा इनके साथ रही कि फुटबॉल से इन्होंने मरते दम तक प्रेम किया और अभी 2018 के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने हर मैच अटेंड किया था। ऑलमोस्ट फीफा की तरफ से इनवाइटेड गेस्ट थे ये, और उसके बाद इधर भी कई क्लबों को मैनेज किया और फुटबॉल हमेशा चलता रहा और साथ ही साथ लेफ्ट के लिए इनका प्रेम भी हमेशा चलता रहा। ये थे द ललन टॉप के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सूरज पांडे। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर दिन भर में आज इतना ही। साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। कल सुबह आज का दिन में नितिन ठाकुर एक बार फिर बड़ी स्टोरीज का एनालिसिस लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात, आज तक रेडियो अगर आपको पसंद आता है, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग ई शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, लेकिन रिव्यू कम लोग लिखते हैं, तो थोड़ा सा समय निकालिए, हमें ईमेल करके बताइए कि आपको हमारे कौन से पॉडकास्ट ठीक लगते हैं, कौन से ठीक नहीं लगते, ताकि हम सुधार कर सकें। और एक शो चलते चलते अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग सुने, मैं चाहता हूँ कि आप सुने। उसका नाम है 3 ताल, हमारा ही शो है। शुरू में थोड़ा धीरज चाहिए होगा, इसलिए जब फुर्सत हो तब जाइए, गूगल पॉडकास्ट पे जाइए, एप्पल पॉडकास्ट पे जाइए, जियो सावन या जहाँ भी आप सुनना चाहते हो, आज तक रेडियो के प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं, aajtak.in/podcast पर। वहाँ 3 ताल के एपिसोड सुनिए, जिसमें होता ये है कि 3 तिलंगे हैं जो अलग अलग तरह के रस लेकर के आते हैं। उसमें ज्ञान भी है और हास्य भी है, तो वो सुनिए और हमें ज़रूर बताइए कि 3 ताल आपको कैसा लगा। आपके रिस्पॉन्सेस का, आपके फीडबैक का, आपके क्रिटिसिज्म का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दिन भर में आज इतना ही। कुलदीप मिश्र को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।